चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पश्चिमी दुनिया के लिए एक कह सकते हैं एक रहस्य था। एक ऐसी जमीन जिसके बारे में किस्से कहानियां तो बहुत थीं, लेकिन असलियत वो किसी को नहीं पता थी। और फिर एक अकेले शख्स का सफर सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। ये शब्द ये किसी और की नहीं बल्कि उसी यूनानी राजदूत के थे जिसने पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखा था। सोचिए, पाटलिपुत्र को देखकर उसके मन में क्या आया होगा। यही वो पहला एहसास था, वो पहला आश्चर्य जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रखने वाला था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए जरा उस दौर की पॉलिटिक्स को समझते हैं जिसने इस कमाल की यात्रा को मुमकिन बनाया। तो देखिए, कहानी शुरू होते हैं सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके सेनापतियों में बट गया और इसी बंटवारे से दो बड़ी ताकतें उभरकर सामने आईं। एक तरफ पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर और दूसरी तरफ भारत में चंद्रगुप्त मौर्य। अब जाहिर है दोनों में टकराव हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि ये टकराव किसी लंबे युद्ध में नहीं बदला, बल्कि एक ऐतिहासिक संधि पर आकर खत्म हुआ। और बस इसी संधि के तहत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में पहले ग्रीक एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया। मतलब एक टकराव ने डिस्कवरी का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। अब असली कहानी शुरू होती है। चलिए मेगास्थनीज की नजरों से देखते हैं उस दुनिया को जब वो पहली बार उस शहर में पहुंचा जिसके सिर्फ किस्से सुने थे। मौर्य साम्राज्य की भव्य राजधानी पाटलिपुत्र। जरा सोच कर देखिए उस शहर में पहुंचने का अनुभव कैसा रहा होगा। एक तरफ गंगा और सोन नदियों का संगम है। शहर के चारों ओर लकड़ी की मजबूत विशाल दीवारें, सड़कों पर व्यापारियों की भीड़ और उनका शोर, और इन सब के बीच लगातार गूंजती हाथियों की घंटियों की आवाज। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा था जो किसी ग्रीक ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और वहां उसका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि खुद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और उनके शब्दों ने मेगास्थनीज के इस मिशन का मकसद ही तय कर दिया। ये सिर्फ कोई डिप्लोमैटिक पोस्टिंग नहीं थी, नहीं, ये सीखने और समझने का एक सफर था। और बस यहीं से मेगास्थनीज की असलियत सामने आती है। वो सिर्फ एक डिप्लोमैट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी नजर रखने वाला ऑब्जर्वर था। और उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी लिखा, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ी मौर्य सेना पर, उसके विशाल आकार और उसके ऑर्गेनाइजेशन पर। उसने देखा कि ये सेना 4 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई थी। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक ग्रीक जो अपनी फैलेंक्स यानी पैदल सैनिकों की मजबूत फॉर्मेशन के लिए जाना जाता था, उसके लिए युद्ध हाथियों की एक पूरी की पूरी डिवीजन। ये बात सोचना भी नामुमकिन था। ये एक ऐसी मिलिट्री पावर थी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। फिर उसने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की। उसने बताया कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितना एडवांस्ड था। कंट्रोल रखने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क, सख्त कानून व्यवस्था और एक बहुत ही एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, सब कुछ अपनी जगह पर था। उसने यहाँ के समाज के बारे में भी लिखा, यहाँ के अनोखे रीति रिवाजों के बारे में। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा चौंका गई वो थी गुलामी का ना होना। सोचिए, एक ग्रीक के लिए ये कितना बड़ा शौक होगा, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में स्लेवरी या दासता तो समाज का एक बेहद जरूरी हिस्सा थी। तो सालों तक भारत में रहकर सब कुछ देखने समझने के बाद मेगास्थनीज वापस लौटा और उसने अपने सारे नोट्स को एक किताब की शक्ल दी, जो आगे चलकर प्राचीन इतिहास की सबसे जरूरी किताबों में से एक बनने वाली थी। उसने अपने इस मास्टरपीस का नाम रखा इंडिका। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पहली डिटेल्ड झलक थी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। सवाल ये उठता है कि अगर ये किताब इतनी जरूरी थी तो आज वो ओरिजिनल किताब है कहाँ? जवाब है कि इंडिका की ओरिजिनल कॉपी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुकी है। तो फिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला? भले ही ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट खो गई, लेकिन उसके अंदर लिखी बातें वो जिंदा रहीं, क्योंकि बाद में आने वाले ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस ने उसे इतना जरूरी समझा कि अपनी किताबों में उसके हिस्सों को कोट करते रहें। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक खोई हुई किताब का इतिहास पर इतना गहरा और इतना लंबा असर कैसे पड़ सकता है? इसकी पूरी प्रोसेस को समझिए, ये बहुत दिलचस्प है।
सबसे पहले मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी, फिर उसके बाद आने वाले हिस्टोरियंस जैसे एरियन और स्ट्रैबो ने उसके काम को अपनी किताबों में कोट किया, उसे सहेज कर रखा। इन्हीं कोट किए हुए हिस्सों ने सदियों तक वेस्टर्न वर्ल्ड की सोच को, भारत के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। और आज के हिस्टोरियंस इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर मौर्य साम्राज्य की पूरी तस्वीर फिर से बना पाते हैं। तो वो सिर्फ एक राजदूत नहीं था, वो उससे कई बढ़कर था। वो एक पुल था, एक ऐसा पुल जिसने ज्ञान और समझ के जरिए दो महान सभ्यताओं को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेले इंसान की लिखी हुई बातें इतिहास का पूरा रुख बदल सकती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ऑब्जर्वेशन में और लिखे हुए शब्दों में कितनी ताकत होती है।